नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो बच्चा हमारे चैनल पर पहली बार है उनको बता दें, बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय आपको सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी क्लास डेली बेसिस पर मिलती है। आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कहीं के भी हो, राजस्थान, हमारी जो क्लासेस हैं वो आप ले सकते हैं। बिहार वाले बच्चे भी ये वाली क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ये नॉर्मल क्लासेस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सामान्य जीके जीएस और हिंदी हमारी जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आप ले सकते हैं। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए हमें ये तो इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, याद रखिएगा, उसका पार्ट 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है। तो एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वो आपकी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका उत्तर हो जाएगा कृषि, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपका आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर है, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। जिसको मनोनीत सदस्य बोलते हैं, आपका हो जाएगा 12 सदस्य, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पांचवा नंबर है, अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा की बात करें तो आपका हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। यद्यपि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया है, तथापि तिथियों और भौगोलिक जानकारियों के लिए यहाँ पर विश्वसनीय है। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी आपको बताया गया है 1699 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7वां नंबर है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 111 मीटर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, 111 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सी पवनें यानी कि हवाएं गर्म धूल के कारण लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की ओर बहती है। देखिए, कौन सी पवनें यानी कि हवाएं गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरोको, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर, सिरोको पवन सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। सहारा मरुस्थल
से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों से युक्त होती है तथा सागर के नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा करती हैं तो इन कणों के कारण वहां वर्षा की बूंदें लाल होती हैं। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो जगह तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मानव त्वचा को कौन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा मेलेनिन, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल मानते हैं? निम्नलिखित में से कौन से 3 पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कम करना, यानी कि पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर, 12 नंबर है। फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि यानी कि मिनट में कितनी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 45 मिनट होती है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म नहीं है हमको बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा गुमनाम, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों है शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता और अ, जलसागर, ये तीनों आपके सत्यजीत रे द्वारा प्रदर्शित मतलब निर्देशित की गई फिल्में हैं। और इसके जो निर्देशक हैं, इसके निर्देशक आपके राजा नवाथे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं, यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठन पर लागू कर टैक्स है। जैसे आपका आयकर निगम कर, संपत्ति कर आदि, ये सभी। लेकिन यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं आपका होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक व न्यायपूर्ण है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो आपका 1976 में होता है, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें से मुख्य रूप से देखिए कौन कौन से। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी और इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क
और भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? आपका उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। ठीक है, अगला है आपका 19 नंबर, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 21 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल है आपका 22 नंबर, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मुख्य चित्रकार के बारे में पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दशरथ। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 23 नंबर, रिक्त स्थान फैजाबाद के एक मुख्य प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। कौन थे वो? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुस्तरी भाई। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर मुस्तरी भाई फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टैपा शैली का अ, विकास किया था। ठीक है, टप्पा शैली का विकास किया था। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है हमको बताना है, लोक गीत बताना है हमको। ठीक है, लोक गीत आपका है आला। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 25 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जोड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जोड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शारदा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी देगा आपका राइट आंसर, शारदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्मघाट से निकलने ब्रह्मघाट के निकट कर्नाली नदी से जोड़कर घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन जो आपका सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा वो क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।